हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग का 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोग का आज क्लास 9 है, जिसमें हम लोग 161 क्वेश्चन से लेकर 180 तक के क्वेश्चंस को विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये जितने क्वेश्चन है वह हमारे आने वाले सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर इग्नू बेसिस एग्ज़ाम हो, या फिर एनसीईआरटी क्लास 11 या क्लास 12 का एग्ज़ाम हो, आपको इसके अंतर्गत से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर से ही क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का 161 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसमें पूछा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण का सही मापदंड कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक तथा पिछड़ापन। संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब हम शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ा वर्ग का निर्धारण में करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो काका कालेलकर थे, उनकी जो आयोग थी जो कि 1953 में तैयार हुई थी, तथा मंडल आयोग 1977 में जब तैयार हुई थी, तो उन लोगों ने पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति की। वो दोनों का नियुक्ति किस लिए किया गया था? पिछड़े वर्ग के लिए उनको नियुक्त किया गया था। और सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वे सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 162 पूछा जा रहा है कि किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है। तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया है? रॉल्फ लिंटन ने। उन्होंने बताया है कि हमारी जो परिस्थिति है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति हमें जन्म के माध्यम से ही प्राप्त हो जाती है, जिसमें कि हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अर्जित परिस्थिति यानी कि जिससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें हमें अर्जन करना पड़ता है। प्रदत्त परिस्थिति का अगर हम उदाहरण दें तो जैसे हो गया माता पिता की उनकी जो संतान है, तो माँ का जो मतलब टाइटल मिल रहा है माँ, आपको क्या अब जब बच्चे क्या जो जन्म लेता है तो उसे माँ मिलती है, उसके लिए कोई मतलब वो अपनी माँ को माँ बोलता है, उसके लिए कुछ उसे अलग से मेहनत करना नहीं पड़ता है। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बड़ा है तो उसके छोटे भाई बहन उसे दीदी भैया बोलेंगे, इसके लिए वो दीदी भैया सुनने के लिए कोई उसे अलग से मेहनत करने नहीं पड़ता है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, जो कि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 163 पूछा जा रहा है कि विमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो विमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं नीरा देसाई, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 164 पूछा जा रहा है कि किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है। तो वी पेरोटे ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार शेर वे लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं, जिनका राज होता है, और लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं एवं सत्ता में बने रहते हैं। किंतु निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियां होती हैं जो सत्ता को हथियाने की फिराक में होती है। एक समय ऐसा आता है जब उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथों में चली आती है। इसलिए उन्होंने शेर और लोमड़ी का सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में प्रयोग किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 165 पूछा जा रहा है कि किसने समाज के अध्ययन में बुजुर्वा और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज को दो भागों में किसने बांटा है? कार्ल मार्क्स ने बांटा है। इन्होंने समाज के अध्ययन में बुजुर्वा और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया था कि उनके अनुसार समाज में दो प्रकार के वर्ग हमेशा मौजूद रहते हैं, बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुजुर्ग वर्ग के अंतर्गत पूंजीवती वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत श्रमिक वर्ग के लोग पाए जाते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 166 पूछा जा रहा है कि किसने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किया है। तो यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता में भेद किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने किया है। और उन्होंने बताया कि यांत्रिक एकता आदिम समाज की विशेषता है, जिसमें कि क्या होता है कि कानून का जो चरित्र होता है वो दमनात्मक होता है, दमन करने वाला होता है। और सावयवी एकता में आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता पाई जाती है, जिसमें कानून का रूप क्या होता है? क्षतिपूर्ति की तरह होता है, कि वो सावयवी एकता में क्या करेगा कि मनुष्य के कोई अगर क्षति होती है तो उसके पूर्ति के रूप में वो कार्य करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 167 पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज जो सर्वप्रथम लागू हुआ था वह राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कब किया गया था? वर्ष 1959 में किया गया था, वर्ष 1959 में किया गया था। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की प्रारंभ हुई, वहां पर भी प्रारंभ किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 168 पूछा जा रहा है कि किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है। तो किसने की है? जीएस घुरिया ने की है। जीएस घुरिया ने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है। और उनका कहना था कि जाति समाज चाहे आज की बातों पर कितना भी बदल गया हो, इसकी जाति के अंदर विवाह करने के जो अंतर जाति विवाह की जो प्राचीन विशेषता है वो अभी भी यथावत विद्यमान है और इसे बनाए हुए है। हम अभी भी अपने जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। कोई करता है तो उसे अभी भी समाज में उस प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तथा हमें आए दिन न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता है मॉब लीचिंग, ऑनर किलिंग, इन सब तरह के मामले हमें देखने को मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 169 पूछा जा रहा है कि किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक होमो हेरोकिकस भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में लिखी है। तो होमो हेराकिकस जो है भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में किसने लिखी है? लुई ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है। देखिए 20 क्वेश्चन के सीरीज के अंतर्गत भी हम लोग एक दो पुस्तक तथा उसके रचयिता के नाम को लेते रहते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी का एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कि ऑथर तथा उसके राइटर के नेम पूछेंगे ही। हमारा क्वेश्चन नंबर 170 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्र सिद्धांत के प्रेरणा कौन है। तो समाजशास्त्र में जो मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रेरणा कौन है? आर.के. मर्टन। और उन्होंने मध्यवर्ती सिद्धांत का तात्पर्य इस प्रकार से बताया कि जो तार्किक रूप से जब हम किसी अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाओं से है जिसमें क्या होता है कि व्यापक किंतु एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, उससे संबंधित जानकारियों को प्राप्त करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 171 पूछा जा रहा है कि प्रकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो इसे भी आर.के. मर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रकट प्रकार से मतलब होता है निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। और अप्रकट प्रकार क्या होता है, वो ना तो कोई मान्य होता है और ना ही वो इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 172 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने गमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो इसकी अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? टॉनिज ने गमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और उनके अनुसार ऐसे समाज जो साझा संस्कृति और जीवन शैली पर आधारित होते हैं तथा मुख्यतः पारंपरिक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं उसे गेमिनसॉफ्ट समुदाय कहते हैं। और ऐसे समुदाय समितियां संघों पर आधारित होते हैं और जिनमें की विभिन्नता पर आधारित होती है उसे क्या कहा जाता है? गेसेलसॉफ्ट कहा जाता है। मतलब गमाइनसॉफ्ट के अंतर्गत जो एक समुदाय के लोग रहते हैं उनके रीति रिवाज संस्कृति उनका जो जीवन शैली होता है सब एक ही प्रकार का होता है, वे एक ही तरह के आचरण को अपनाए हुए रहते हैं। और गेसेलसॉफ्ट में क्या होता है कि उस समिति के लोग उस संघ के लोग उनके जो रीति रिवाज
संस्कृति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। समान वाला कहलाएगा गेमेइनशॉफ्ट और भिन्नता जो संस्कृति रहेगी वो क्या कहलाएगा, गेसेलसॉफ्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 173 पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, 1955 में। और इस अधिनियम में हिंदुओं के अंतर्गत हिंदुओं के साथ ही साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा सिख धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 174 पूछा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। किस प्रकार की जाति की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, तो वो सांस्कृतिक संवर्ग की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। और उन्होंने बताया है कि जब कोई निम्न जाति या जनजाति के लोग अपने से किसी द्विज जाति यानी कि ऊंची जाति के लोगों के रीति रिवाज, कर्मकांड और विश्वासों को अपने जीवन शैली में जब उतारते हैं, उस प्रकार का बनने का कोशिश करते हैं, तो वह संस्कृतिकरण की अवधारणा कहलाती है। वह ऐसा क्यों करते हैं, निम्न जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों को रीति रिवाज धर्म को क्यों अपनाते हैं, ताकि वह चाहते हैं कि जिस प्रकार से द्विज जाति के लोगों का, उच्च जाति के लोगों का समाज में उस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उनका भी उसी प्रकार से स्थान प्राप्त होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 175 पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है A.R. देसाई। भारतीय राष्ट्रवादी की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन हो गए हैं, A.R. देसाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 176 पूछा जा रहा है कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक थे G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये जी। और उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 1952 में। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1952 मुंबई में की गई थी। और इस संस्था के द्वारा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, और जिसमें उन्होंने अपने जाति के बारे में, धर्म के बारे में लोगों को अवगत कराया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 177 पूछा जा रहा है कि दहेज निरोध अधिनियम कब पारित किया गया। तो दहेज निरोध अधिनियम 1961 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 178 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है, उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र का विषय की रचना अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई, जब उन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी में देखा कि इंग्लैंड में, फ्रांस में और जब औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया। जब इसकी उन्होंने पूरा रिपोर्ट तैयार की, तो इसके अंतर्गत उन्हें देखा कि हमें एक समाजशास्त्र एक विषय बनाना चाहिए जिसमें कि समाज के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की जा सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 179 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम मुंबई में 1919 में किया गया। कब किया गया, 1919 में किया गया। हमारा 180 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है एलेक्स इंकल्स। व्हाट वाज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, इन्हें एलेक्स भी बोला सकता है या फिर एलेक्स इंकल्स भी कहा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चन का सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो रहा होगा। और आने वाले जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग और भी दूसरे क्वेश्चन के सीरीज को देखेंगे। तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।